तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए थे एंशियंट हिस्ट्री में पहला टॉपिक जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, हम बताएं कि आज जो हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और ये जो कहानी हम आपको कहने जा रहे हैं ये लगभग 5,000 साल पुरानी है। और ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसमें लोग, अभी अगर देखा जाए, अभी वर्तमान समय में अभी देखिए तो लोग डेमोक्रेसी जैसे वर्ड सुने हैं, लोकतंत्र जैसी विचारधारा रखे हैं, राष्ट्रवादी जैसी विचारधारा रखे थे, और नगरीकरण अभी फैल रहा है। लेकिन आज से अगर आप लोग से कहा जाए कि आज से 5-4 साल पहले लोग नगर में जाके अपना व्यापार करते थे, प्रॉपर उनके पास छोटे छोटे नालियां थी, एक ऐसा शहर था जो मोसोपोटामिया, यूरोप जैसी सभ्यताओं को भी मात देती थी। यानी जब पूरी दुनिया जंगलों की सैर कर रहा था, उस समय ये सभ्यता वाले लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और ऐसा ही नहीं, ये अपना जो व्यापार करते थे वो एक नदियों को जोड़ के करते थे, मतलब ये जल व्यापार पे भी अपना क्या करते थे, बल देते थे। तो उसी तमाम टॉपिक को कवर करने के लिए हम आप लोग को भी लेके आए हैं हड़प्पा सभ्यता का क्लास नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता की इंट्रोडक्शन जान लिए थे कि इसमें ऑल ओवर कहानी क्या है। हम आपको बता दिए थे कि जो चार्ल्स मैसन आप नाम जिनका सुन रहे हो, दरअसल वो नाम किस तरीके से चेंजेज हुए, हम प्रॉपर ऐसे तमाम कहानी को हम बता दिए। हम आपको बता भी दिए थे कि जो चेम्स ये जो आप ये चार्ल्स मैसन का नाम सुन रहे हो उसका कभी नाम जेम्स लुइस हुआ करता था। इन तमाम मुद्दा को हम बात कर रहे हैं। आज अगर हमसे पर्सनली पूछेगा तो सर आज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आज हमसे पर्सनली पूछेगा तो ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहला नंबर सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बताएंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का हम एक एक इतिहास पढ़ेंगे। दूसरा नंबर पढ़ेंगे सभ्यता का विस्तार, आखिर ये सभ्यता किस तरीके का विस्तार हुआ। तीसरा पढ़ेंगे प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल में हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा जैसे, कालीबंगन, तमाम ऐसे छोटे छोटे स्थल जो अभी वर्तमान इतिहास में तमाम ऐसे सवाल उत्पन्न करते हैं जो अभी इस समय का नेता नहीं कर रहा है मेरे भाई, उस समय के लोग कर रहे थे। एकदम सोचने वाली बात है। नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि लोग अभी ना, अभी आप देख रहे हो कि जब आदमी पैसा कमाता है तो क्या करता है कि शहर में जाता है बसने के लिए या शहर में अपना सब कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन आज से अगर हम आपसे बात करें कि 5-4 साल पहले लोग लोग शहर में रहते थे तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, और शहर में रहते ही नहीं थे, ऐसे मत समझिएगा कि झुग्गी झोपड़ी का घर था। हम लोग पूरा विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे, बस आप शुरू से लेकर अंत तक एक भरोसा के साथ बने रहिए मेरे भाई। हम फिर बोल रहे हैं इतिहास की इस दुनिया में, यानी 5-4 साल पहले दुनिया में आप लोग इतना अच्छा कहानी हम फिट कर देंगे कि आप एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, कि आखिर जब उन लोग मरते थे, उन लोग में जब कोई मरता था तो किस तरीके से, जैसे हिंदू में जलाया जाता है, मुस्लिम में दफनाया जाता है, और सब धर्म में क्या होता है कि बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता है और पशु पक्षी चील उल खा जाता है और तब बॉडी को दफनाया जाता है। इन तमाम ऐसे चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद भोजन प्रणाली पढ़ेंगे। यानी देखा जाए तो हम ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर ऑल ओवर कल की बात कीजिएगा तो हम कल क्या क्या पढ़े थे हम बता देते हैं। कल अगर हमसे पर्सनली पूछेगा तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम दिखा देते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर एक एक चीज, यानी आज हम लोग इतिहास के 3 कालखंड के पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। उसके बाद हम लोग इस प्रॉपर टॉपिक जो आज हम आप लोग को करवाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, सभ्यता का विस्तार, प्रमुख स्थल, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन, भोजन प्रणाली, इंपोर्टेंट फैक्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद हम आपको पाषाण युग के बारे में फोटो भी आपको बताएंगे। उसके सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास प्रॉपर मेरे हैंड निटेड नोट्स होंगे, आपको विस्तार बताएंगे कि किस तरीके का विस्तार था। उसके बाद हम बताएंगे लोग कैसे रहते थे। उसके बाद वहां सभ्यता में कितने प्रकार के लोग रहते थे, और ये त्रिभुजाकार क्यों कहा गया, ये चार्ल्स, ये कौन व्यक्ति थे, प्रॉपर ये किस चीज का डायग्राम बनाता था। ऐसे हम तमाम ऐसे ऐसे छोटे छोटे फोटो के माध्यम से आप लोग को प्रॉपर विजुअलाइजेशन के माध्यम से एक एक कहानी कहने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप बात की जाए हड़प्पा की दुर्दशा क्यों हुई, इसका भी एक कहानी हम बताएंगे। उसके बाद अगर हमसे पर्सनली पूछेगा तो कल हम क्या बताए थे, तो कल से हम कल के हिस्ट्री में हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का क्या महत्व है। उसके बाद हम बताए थे इतिहास का अर्थ क्या होता है। और कल के टॉपिक्स में हम लोग प्रॉपर इतिहास के जनक उनक के बारे में क्या कर दिए थे, समझ गए थे, और बता दिए थे कि आपके इस चैप्टर से हर साल क्या पूछा जाता है, एक लॉन्ग फिक्स है, शॉर्ट भी क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव भी फिक्स है। ठीक। और उसके बाद हम प्रॉपर कुछ टॉपिक्स बताए थे। तो उसी टॉपिक के सिलसिले को आगे करते हुए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल बात कीजिएगा हमसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो ये सभ्यता हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अगर पर्सनली कोई आदमी पूछेगा कि सर सभ्यता क्यों पढ़नी चाहिए, तो हम आप लोग के बीच कहने का एक ही तात्पर्य है कि सभ्यता क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत सारे आदमी सवाल उठते हैं कि आखिर पढ़ते क्यों हैं। अगर आप हिस्ट्री जानिएगा
तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपना हिस्ट्री नहीं जान पा रहा है वो अपना भविष्य का नींव भी मजबूत नहीं कर पाएगा। यानी जो अपना हिस्ट्री नहीं जान पाए वो भविष्य की नींव को कभी भी मजबूत नहीं कर सकता है। हमें कंपेयर करना सीखेंगे, तुलना करना सीखेंगे कि आज से 5-4 साल पहले जो लाइफ था, है ना, 5-4 पहले पहले जो लाइफ था वो बाद में यानी 21वीं शताब्दी में क्या हम लोग इस लाइफ से यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लाइफ जी रहे थे, क्या हम इन लोग से कुछ अलग प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं? अगर आप ही सोचो ना, एक हंसता खिलखिलाता शहर, हंसता खिलखिलाता सभ्यता अचानक खत्म हो गया। सोचने वाली बात है। प्रॉपर गांव थे, शहर थे, नालियां थी, स्नानागार था, अन्नागार था, प्रॉपर एक एक चीज प्लानिंग था मेरे भाई। डेमोक्रेसी मतलब लोग, अभी लोग कह रहे हैं कि आपस में राष्ट्रवादी विचारधारा रखते थे। आप सोचो कि उस समय लोग राष्ट्रवादी विचारधारा थे, लोकतांत्रिक विचारधारा थी, समाज में समाजवादी विचारधारा के लोग रहते थे। मतलब लोग एक दूसरे को बढ़ना देखना चाहते थे, बढ़ने देखना चाहते थे। इन तमाम ऐसे मुद्दे को कवर करेंगे। तो हम जब आप पढ़िएगा तो हम चाहते हैं कि आप सोचने पे थिंकर बनिए। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ा जाता है कि आप कॉपी, हम फिर बोल रहे हैं, हिस्ट्री जब भी पढ़िए तो उसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान जो होता है वो स्मार्ट नोट्स का होता है। स्मार्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्मार्ट नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कहा जाता है कि जब आप हिस्ट्री बने तो पढ़े तो सबसे पहले आप तार्किक बने, सोचने, आप थिंकिंग करो कि मतलब क्या थिंकिंग रहा होगा उस समय के लोगों के पास, जो अभी हमारी सरकार नहीं कर रही है, उस समय के लोग कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम शुरू से पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये भी लिखा जाता था कि वो जो शहर बसा हुआ था वो प्रॉपर नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन बाढ़ कभी भी उस शहर को नहीं बहा पाई। क्या रीजन था? चलिए ठीक, आइए। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया और ये आप लोग को नोट करना है मेरे भाई, आपको ये नोट करना है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अगर हमसे पर्सनली पूछिएगा तो जो हम लोग का लिपि है, आप लोग फटाफट बताइए हम लोग का लिपि का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं? ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटन नोट्स मेरे भाई इसलिए आपको हम दे रहे हैं ताकि आप प्रॉपर विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ो, आपको भी पता चले कि हमें नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए। अगर आप हमसे पर्सनली पूछेगा तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? मानव किसी भी लिपि और लेखन से परिचित नहीं था। अगर इस प्रागैतिहासिक काल की बात कीजिएगा तो इस काल में जो लोग रहते थे उनको कुछ मालूम नहीं था, उन्हें अक्षर, ज्ञान, भाषा, कुछ चीज का समझ नहीं था। प्रॉपर बात कीजिएगा तो उनको जीवन जीने का शैली भी नहीं पता था। अभी हम लोग को एक एक चीज पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिंदगी कैसे जिया जाता है। लेकिन जो पाषाण काल के लोग रहते थे, यानी प्रागैतिहासिक काल में जो लोग रहते थे, उनको प्रॉपर लिपि की जानकारी नहीं थी। हम लोग की लिपि जो है देवनागरी है, जैसे ओ आ, है ना। तो यानी प्रागैतिहासिक काल में जो लोग रहते थे उसको कहा जाता था पाषाण काल। क्या कहा जाता था? पाषाण काल, जिसको आप ताम्र काल भी कहते हो। ठीक, उसके बाद अगला इसका भाई आता है जिसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो मानव लिपि से परिचित नहीं थे। मतलब मानव लिपि से तो परिचित था लेकिन उसे पढ़ नहीं पाता था। अभी आप लोग कभी कभी ऐसे जगह घूमने के लिए गए थे, आप लोग कुछ इस तरीके का लिखा हुआ देखते थे, ऐसे वाला आप लोग लिखा हुआ देखते थे कि नहीं? कुछ भी मान के चलो ये एक तरह की लिपि है और इसको लोग क्या पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो मानव पढ़ तो लेता था, परिचित तो था, लेकिन उसको समझ नहीं पाता था। उसी को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। इसमें हड़प्पा सिंधु सभ्यता के लोग, अगर बात करें तो क्या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता जिस समय ये चल रहा था, यानी देखा जाए तो ये भारत के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था, ये भारत के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। सवाल ये उठता है कि जब ये हड़प्पा फैली हुई थी भारत के, तो क्या ऐसे ही कोई और सभ्यता थी जो और महादेशों में था? इसका जवाब आएगा हाँ, मोसोपोटामिया का सभ्यता। जब उसका सभ्यता पढ़ा जा चुका था, वो सभ्यता पढ़ी जा चुकी है, उसकी लिपियां पढ़ी जा चुकी है, इकलौता मेरा जो हड़प्पा सभ्यता है वही पढ़ा नहीं जा चुका है। ठीक है, आइए अगला है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल मानव किसी न लिपि से परिचित था और न ही वह पढ़ सकता था। यानी प्राचीन सभ्यता में वो क्या कर रहा था? जिंदगी जी रहा था। यानी अभी बात कीजिएगा तो हम लोग ऐतिहासिक काल में मानव किसी लिपि से परिचित था और न ही वह पढ़ सकता था। प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन भारत को इसमें अंतर्गत रख सकते हैं। जब हम देखेंगे पाषाण काल में, तो पाषाण काल के लोग ऐसे रहते थे कि प्रॉपर उनको रहने का, खाने का कुछ ठौर ठिकाना नहीं रहता था। प्रॉपर वो अपना जिंदगी पत्थरों पे चलाते थे, पशु पक्षी को मार मार के खाते थे। मतलब ऐसा है, देखो सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है माइंड का विकास होना।
उस समय के लोग जो थे वो अपने आप में एकदम बोल रहे हैं ना कि अंधकार युग में जी रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि जिंदगी कैसे जीना। अगर आपसे प्रॉपर हम लोग से पूछा जाए ना, तो हम लोग को भी अभी नहीं पता है कि जिंदगी कैसे जिया जाता है। हम लोग भागे जा रहे हैं मेरे भाई, मतलब कि जॉब के पीछे, क्लास बोर्ड की एग्जाम के पीछे। कभी हम लोग स्थिर रहे ही नहीं, नदी की तरह बहती हुई हमारी जिंदगी चल रही है। लेकिन पहले के लोगों में ठहराव था, अभी हम लोग के बीच ठहराव नहीं है। तो यही सब बात है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। अगर हमसे प्रॉपर पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं हम लोग को। यानी पहला टॉपिक्स का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, सभ्यता के विस्तार, प्रमुख स्थल जैसे कि आपका हड़प्पा सभ्यता में हो गया, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, इन तमाम ऐसे टॉपिक हो गए। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, सामाजिक जीवन, भोजन प्रणाली, उसके बाद इंपोर्टेंट फैक्ट्स, और लास्ट में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऐसे टॉपिक है। साथ ही साथ इसमें हम आपको एनसीईआरटी कुछ फैक्ट्स डाले हैं, यानी कुछ ऐसे मुद्दे डाले जो आपको जानना भी जरूरी होगा। यानी छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से जब आप देखिएगा तो हम लास्ट में आपको एनसीईआरटी का प्रॉपर एक एक ऐड करके पढ़ा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं कंटेंट पे, ताकि आप जब पढ़िएगा तो आपको भी लगे जैसे हड़प्पा का दुर्दशा, हम प्रॉपर इसमें आपको एक एक चीज बता दिए थे। आइए हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, और हम ये जरूरी नहीं कि क्लास 12 ही देख सकते, आप कोई भी क्लास वाले देख सकते हो ताकि आपको समझ आए। आइए सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहते हैं। पिछले क्लास में हम आपको बता दिए थे कि कहानी की शुरुआत जो होती है एक भगोड़े आदमी से होती है। उस भगोड़े आदमी का नाम रहता है जेम्स लुइस। फिर से कहानी को हम दोहराते हैं। दरअसल भाई ये जो कहानी की शुरुआत होती है एक भगोड़े आदमी से होती है जिसका नाम रहता है जेम्स लुइस। ठीक है, वो क्या करता है मेरे भाई, आपको फिर से बताते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है, उस सभ्यता की शुरुआत होती है इस व्यक्ति के नाम से जिनका नाम है जेम्स लुइस। यानी ये जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। इनको प्रॉपर अच्छे से हम समझाते हैं तब हम लोग कहानी समझेंगे। कहानी यानी कैसे शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता। यानी बात ये आया कि हड़प्पा सभ्यता सभी आदमी के सामने कैसे सामने आया, कैसे सामने आया, यानी कैसे सामने आया। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कैसे सामने आया। तो आप यहाँ पे देखिए, इस आदमी का नाम है जेम्स लुइस। जेम्स लुइस इस आदमी का नाम है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और एक पद पे थे, और इस पद का नाम था सिपाही पद। लेकिन इनके स्वभाव के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़े मतलब कि आर्टिस्ट थे। इनको घूमने उमने का ज्यादा शौक था। डॉक्यूमेंट्री वीडियो, डॉक्यूमेंट्री टाइप्स लिखने में इनको ज्यादा मजा आता था। मतलब ये बंद नहीं रहना चाहते थे। तो भाई अब हम काम कर रहे हैं तो हमें कहीं से कहीं करना होगा। तो ये जेम्स लुइस क्या करते हैं कि कहानी की शुरुआत 1826 ईस्वी से होती है। 1826 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भाग जाते हैं। भागे 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 ये पहुंचते हैं पंजाब में, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। वो जब पाकिस्तान वर्तमान पंजाब में पहुंचते हैं तो वो पहुंचते एक टीले पे जाते हैं, और टीले के पास पहुंचते हैं और एक अपना चित्रकारी बनाते हैं। क्योंकि आपको ये फिर बता दें, ये चित्रकार इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम आपको पिछले बता दिए थे कि इनको जेम्स लुइस को चित्रकारी करने में बहुत मजा था, हिस्टोरिकल पैलेस विजिट करने में बहुत मजा आता था। वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से भागे तो भाई हमको तो सब पहचान रहा है। अब तो यहाँ पे बात है नाम चेंज करने का। तो ये नाम चेंज करते हैं और इस समय अपना नाम रखते हैं चार्ल्स मैसन। क्या नाम रखते हैं? चार्ल्स मैसन। और ये जेम्स लुइस अपना नाम बदल के क्या रख लेता है? चार्ल्स मैसन। और ये जिस टीला पे बैठते हैं उनको ये नहीं मालूम रहता है कि हम हड़प्पा सभ्यता की खोज कर लिए हैं। और हड़प्पा सभ्यता की खोज करते तो वो एक पेज पे डॉक्यूमेंट्री फोटो बनाते हैं, और इस तरीके का वो क्या बनाते हैं? फोटो बनाते हैं कि मतलब एक टीला है, यहाँ पे देख रहे हैं एक टीला है, ये एक टीला है। इस तमाम फोटो को ये बनाने की कोशिश करते हैं। सिंधु सभ्यता के आसपास के जो लोग रहते थे टीले को, यानी इस टीले को मृतकों का टीला मानते थे। इस ढेर को मृतकों का टीला मतलब ये मानते थे कि यहाँ मरे लोगों की संख्या ज्यादा है, यहाँ लोग मत जाओ। लेकिन जेम्स लुइस को नहीं मालूम था, यानी चार्ल्स मैसन जो नाम बदल के रखा गया, इनको नहीं मालूम था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। यानी कहानी की शुरुआत होती है 1826 ईस्वी में। फिर कहानी की शुरुआत होती है 1826 ईस्वी में। जैसे ही ये बात चलता है उसके बाद कहानी की शुरुआत होती है 1856 ईस्वी में। कहाँ शुरू होती है? 1856 ईस्वी में। कहानी की शुरुआत 1856 ईस्वी में होती है। और उस समय के अंग्रेज क्या करते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि हर अच्छी फसल को कीड़ा खा जाता है, हर अच्छी फसल को कीड़ा खा जाता है। फिर 1826 से कहानी की शुरुआत तो जेम्स जो होते हैं, जो लुइस यानी चार्ल्स मैसन 1826 में इसका क्या करते हैं? एक तस्वीर यानी तस्वीर बनाते हैं। उसी के कहानी के सिलसिले में 1856 में एक कहानी और घटती है, दुर्घटना,
और ये बहुत ज्यादा दुर्दशा बोल सकते हैं, ये एक बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालता है, ये बैड इफेक्ट डालता है हमारे इस सभ्यता पे। सर क्या बैड इफेक्ट डालता है, बुरा प्रभाव क्या डालता है? कहानी की शुरुआत ऐसी है कि 1856 ईस्वी में अंग्रेज जो ब्रिटिश है वो क्या करता है कि कराची से लेके मेरे भाई लाहौर तक, कराची टू लाहौर का कराची टू लाहौर पर एक रेलवे ट्रैक बिछाती है। क्या बिछाती है? रेलवे ट्रैक। और रेलवे ट्रैक जो बिछाती है उसमें अब बात यह आ गया कि हम ईंट कहाँ से लाए, पत्थर कहाँ से लाए, मतलब ये रेलवे ट्रैक बिछाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे बात आ गया कि जो ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा इसमें जो यूज होगा, यानी इसमें जो मेरे भाई पत्थर यूज होंगे वो पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे, यानी प्रॉपर वो पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे। आप ये बताइए कि आप लोगों को कहानी समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ये पत्थर कहाँ से लाए जाएंगे। तो वहां पे जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि इसी के पास में, यानी ये जो पास में यानी पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, यहाँ पे सिंधु सभ्यता की टीला रहता है, उस टीले से पत्थर उखाड़े जाते हैं और लगभग लगभग मेरे भाई 160 किलोमीटर तक, लगभग 160 किलोमीटर तक हड़प्पा सभ्यता के पत्थरों से रेलवे ट्रैक बनाई गई मेरे भाई। क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता के इतिहास से ये लोग अनजान थे, इसलिए एनसीईआरटी प्रॉपर लिखता है हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा। यहाँ पे आप देखिएगा, हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वाले बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, 1875 लिखा है क्या? अच्छा एक सेकंड, हम ईस्वी देख लेंगे, हम 56 बोले थे ना, 75 देख लेंगे एक बार हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहा जाता था, उन्होंने लिखा कि प्राचीन स्थल से ली गई कई ईंटें लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेलवे पटरी के लिए ईंटों के बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इनके इसके विपरीत मोहनजोदड़ो के कहीं बेहतर संरक्षित था, मतलब इससे अच्छा मोहनजोदड़ो संरक्षित था। मतलब कि जो आप ये हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, ये प्रॉपर जो देख रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता देख रहे हैं, ये सभी से ईंटें चुराई गई। अब आते हैं कहानी की शुरुआत, आप ऑल ओवर समझ गए कि कहानी की शुरुआत होती कैसी है। फिर 1920 ईस्वी में दयाराम साहनी आते हैं और वो क्या करते हैं कि उनके नेतृत्व में इनकी खनन खुदाई चलती है और बाद में पता लगता है कि ये पता चलता है कि ये एक जीता जागता शहर था, जिसमें टाउन प्रणाली, बड़े बड़े लोगों के पास घर, शौचालय, रसोई घर सब हुआ करता था। और अभी तक इसका प्रॉपर जवाब ये नहीं आ पाया कि आखिर ये सभ्यता पतन कैसे हुई, खत्म कैसे हुई। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कहानी की इतिहास। आप लोग एंड तक बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत कैसे होती है देखिए। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, यानी सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। आप समझिए कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अभी जितना भी इसका खनन कार्य करने के बाद मिला था वो एक सिंधु नदी पे मिला था। ठीक है मेरे भाई। अगला है कि इसकी सबसे पहली जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जो सबसे ज्यादा खुदाई हड़प्पा की खुदाई से हुई, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यह इतिहास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यानी हम लोग ईसा पूर्व, आप लोग बहुत विद्यार्थी कंफ्यूज होते होंगे ईसवी और ईसा पूर्व में, ईसवी और ईसा पूर्व में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। डोंट वरी, हम आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक 5 मिनट का वीडियो लाएंगे, इसमें आपको हम सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, उसके बाद समझिए, विश्व की पहली ये शहरी सभ्यता थी। हम फिर बोले ना कि पूरा दुनिया जब जंगल में जी रहा था उस समय मेरा हड़प्पा सभ्यता, भारत का जो संस्कृति है, सिविलाइजेशन है मेरे भाई, वो एक शहरीकरण में था। मतलब लोग अपना व्यापार जाके करते थे शहर में, है ना। उसके बाद है कि चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में पहली जानकारी दी। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, जिनका नाम है सर जॉन मार्शल, क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आप फट से बोलिएगा सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद आप बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किसकी इतिहास कितना पुराना है, तो आप बोलिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की जो पहली जानकारी किसके मिला था, तो उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इसका ओरिजिनल नाम क्या था, तो इनका ओरिजिनल नाम था जेम्स लुइस। क्या नाम था मेरे भाई? जेम्स लुइस ओरिजिनल नाम था, जेम्स लुइस। उसके बाद 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व, यानी जो पुराने पुरानी चीजों को देख रेख करते हैं ना, उसे कहा जाता है पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, के समय भारतीय
आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था राय बहादुर दयाराम सहनी ने खोजा था। और कब खोजा था? तो 1921 में, यानी हड़प्पा की पहली जानकारी दयाराम सहनी को 1921 ईस्वी में हुई। उससे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही, भगोड़ा सिपाही था, जेम्स लुइस को हुआ था। आगे देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि जो ये कौन थे। तो आपको हम बता दें कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये थे आपके चार्ल्स मैसन, जिसको आप जेम्स लुई बोलते हैं, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिपाही थे। उसके बाद जो दयाराम सहनी का फोटो आप देखिएगा तो ये थे दयाराम सहनी, यानी जब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये हुए दयाराम सहनी। 1921 ईस्वी में इनके ही नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खनन कार्य शुरुआत किया गया। अगर आप मैप में देखिएगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पे कुछ ऐसे फैला हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरीके का था। ये हड़प्पा सभ्यता आपका हो गया, और ये सिंधु घाटी ऐसे ऐसे करके ऐसे बह रही है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह रहा है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था। पता, कभी बाढ़ नहीं आया मेरे भाई इसमें। अब यहाँ पे देखिए इसके विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। आखिर घाटी सभ्यता विस्तार कहाँ तक हुआ था? अगर विस्तार की बात करें तो यानी कहाँ तक फैला हुआ था, तो इस तरीके का मैप बनाए जिसमें नॉर्थ में ये जम्मू तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? जम्मू कश्मीर तक। इधर पूरब में बात कीजिएगा तो आलमगीरपुर, जो कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया। इधर आप पश्चिम में बात कीजिएगा तो ये बलूचिस्तान का एक जगह का नाम है सुतकागे नोडोर। और साथ में बात कीजिएगा तो दामाबाद, यानी महाराष्ट्र में। मैप के अकॉर्डिंग जब इस सभ्यता को देखिएगा तो इसका आकार जो है एक त्रिभुजाकार है, इसलिए इसे त्रिभुजाकार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा किस सभ्यता का आकार जो त्रिभुजाकार मिले, तो आप हमेशा बोलिएगा हड़प्पा सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता के जो आकार मिले थे वो कैसे मिले थे? ट्रायंगल शेप के मिले थे। हमें आपको समझाते हैं, मैप में आपको समझाते हैं, मैप में आपको समझाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग एक एक चीज गौर से देखो। आइए, मैप आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा है क्या मेरे भाई? आप लोग को प्रॉपर मैप दिख रहा है? आप लोग को प्रॉपर मैप दिख रहा होगा ना? आइए, मैप पे जब आप मेरे भाई गौर से देखिएगा तो आपको हम प्रॉपर बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे विस्तार। क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? विस्तार। तो हम आपको यहाँ से देखिए, अगर जम्मू में बात की जाए तो मांडा, यानी जम्मू के ये मांडा में ऐसे करके काम करता था। उसके बाद जब ये मांडा से यहाँ लाइएगा तो वो सुतकागोर, जो कि आपका बलूचिस्तान में पड़ता था, बलूचिस्तान में। उसके बाद जब आप यहाँ पे आइएगा तो ये दैमाबाद हो गया, और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता था आलमगीरपुर में। कहाँ होता था? यूपी के आलमगीर में। तो आप लोग अगर यहाँ पे देखिएगा तो आलमगीरपुर आपको यहाँ पे देखिए, आलमगीरपुर यहाँ से कनेक्ट हुआ, और ये ऐसा था। यानी जब आप इस शेप को देखिए तो क्या आपको एक ट्रायंगल शेप नहीं लग रहा? जब आप मेरे भाई इस शेप को देख रहे हैं तो क्या आपको ट्रायंगल शेप नहीं लग रहा? क्या ये आपको ट्रायंगल शेप लग रहा? इसीलिए इसीलिए यानी इसीलिए दैमाबाद, और इसीलिए इसे कहा जाता था त्रिभुजाकार। इसीलिए इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। समझे मेरी बात? इसीलिए इसका आकार कैसा था मेरे भाई? त्रिभुजाकार। ठीक, आइए उसके बाद हम समझते हैं। उसके बाद मैप हो गया। जब आप यहाँ पे देखिएगा तो उस समय का जो सामाजिक जीवन था वो 4 स्तरों पर विभक्त था। उस समय का जो सामाजिक जीवन था कितने स्तर पर विभक्त था? तो 4 स्तर पे। 4 स्तर पे कौन कौन से था वो देखिए। 4 स्तर पे पहला था सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे। सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो 4 वर्गों में डिवाइड था। पहला था विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक, और इस सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हम लोग भी करते हैं ना, शाकाहारी मांसाहारी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो मातृसत्तात्मक क्या होता है, यानी इनका जो सभ्यता था वो प्रॉपर एक विद्वान वर्ग का भी था, एक योद्धा वर्ग का भी था, व्यापारिक वर्ग का भी था, एक श्रमिक वर्ग का भी था। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पे आइएगा तो हम उसको आपको बताए थे मातृसत्तात्मक, यानी ये छोटे छोटे ऐसे प्रकार के आर्किटेक्ट्स पे आधारित था। कहा जाता है कि इस सभ्यता के जितने भी लोग रहते हैं मेरे भाई, सभी में समानता का भाव था। आप देखते होंगे कि किसी राज्य का जब विस्तार होता है, या तो उसमें राजा का घर बड़ा होता था या मंदिर का घर बड़ा होता था, यानी मंदिर बड़े बड़े ऊंचे देखे जाते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की एकलौता ऐसी विशेषता है कि जहां सभी के मकान एक समान थे, किसी का घर ऊंचा नीचा नहीं था। इसी को मातृसत्तात्मक बोलते हैं। जब आप आगे आइएगा यहाँ पे देखिए, अब आते हैं यहाँ पे कि यहाँ के लोग जब मरते थे तो उस किस प्रकार का क्या होता था, मतलब कि जलाने का काम होता था। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 टाइप से अंतिम संस्कार करते थे। कितने टाइम से? 3 टाइप से। क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया?
तो फट से बोलिएगा दयाराम साहनी 1921 के खनन में। आप ये बताइए कि अ, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बारे में किसे पता चला था? तो आप फट से बोलिएगा चार्ल्स मैसन। इसका पुराना नाम क्या था? जेम्स लुइस। कहाँ का था? ईस्ट इंडिया कंपनी के भगोड़ाई सिपाही था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो सावधान यानी मृतकों लोगों को जलाने का 3 टाइप का था। पहला था पूर्ण सावधान, यानी कब्र में दफना दिया जाता था। अगला आंशिक सावधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देने से जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, तब हड्डियों को दफन किया जाता था। अभी भी भारत में बहुत ऐसे धर्म, जैसे यहूदी धर्म में ऐसे होता है शायद, हमको पता नहीं, कोई ऐसे धर्म है जहाँ लोगों को क्या करता है कि प्रॉपर छोड़ दिया जाता है खुला आसमान में, और कहा जाता है खुला आसमान में छोड़ के उसके चील कौवे बॉडी को खा लाते हैं, और तब जो उसकी अस्थियां बैठती है तब उसको दफनाया जाता है। ये अभी भी प्रॉपर ये चल रहा है। उसके बाद दाह संस्कार, यानी मृतकों को जलाने की परंपरा थी। मतलब सोचो कि वो सिविलाइजेशन जब पूरी दुनिया बोल रहे हैं ना कि पाषाण काल में जी रहा था, जंगलों जंगलों दौड़ रहा था, उस समय 3 टाइप के लोगों को जलाया जाता था मेरे भाई। यानी सोचो कितना बड़ा विकसित होगा। अगला है नगर नियोजन, और ये नगर नियोजन प्रॉपर अच्छे से समझिएगा। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम। आप सबको नोट कर लेना है, जब आप लोग क्लास कर रहे हैं ना तो आपको नोट्स कर लेना है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। आपका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर में लॉन्ग भी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको शॉर्ट भी क्वेश्चन करवाएंगे। साथ ही साथ एक फाइनल आपका टेस्ट होगा, इस चैप्टर के एंड में एक फाइनल टेस्ट होगा, इसलिए आपको प्रॉपर फेयर करते चलना है मेरे भाई। प्रॉपर हिस्ट्री का एक एक हिस्ट्री खत्म होगा, भारत के राष्ट्रवाद स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर 12th का एनसीईआरटी बैच हम आपको सोशल साइंस और हिंदी पूरा खत्म कर देंगे मेरे भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकान के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटें का प्रयोग मिलता था। जब लोग पूरा, अभी सोचो कि मतलब अभी के वर्तमान में भी झुग्गी झोपड़ी लोग रहते थे, उस समय ईंट में लोग रहते थे, सोचो कितना पैसे वाले होंगे वो लोग। उनके पास पैसा होगा मेरे भाई, ये मत सोचना कि वो लोग के पास लिपस्टिक भी देखने को मिला उस सभ्यता के लोग में। अगला कि सिंधु सभ्यता में जो मकान दरवाजे होते थे, जिस मकान के दरवाजे होते थे, वो मुख्य सड़कों पर न खुल के वो पीछे गलियों की ओर खुलते थे। उनको भी पता था अगर हम मकान घर का बना रहे हैं और गेटवा आगे ही मुंह खोल देंगे, आगे मुंह गेट खोल देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए गेट अंदर मुंह खोलेंगे। सोचो कितना टेक्नोलॉजी, दिमाग के तेज थे वो लोग। अगला सिंधु, और सोचो कि सब खत्म हो गया मेरे भाई, सब खत्म हो गया। कैसे खत्म होगा यही नहीं पता चल रहा है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं और बड़े बड़े घरों में शौचालय भी देखने को मिले। सोचो अभी वर्तमान समय में शौचालय नहीं होते हैं बहुत घरों में, और उस समय घरों में शौचालय मिले और ढकी हुई नालियां भी थी। इनको मालूम था अगर नाली को खुला ऐसे छोड़ देंगे तो तरह तरह की बीमारियां फैल सकती। कितना विकसित थे मेरे भाई, हम ये सोच रहे हैं कि विकसित कितना था। आइए हम फोटो के माध्यम से समझते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता के खनन किया गया तो ऐसे कर करके कंकाल मिले। हम आपको पिछले वीडियो में बता भी दिए थे कि बहुत सारे, एक ऐसा खनन कार्य में मिला था कि एक ऐसे रूम में जो खाली क्या हुआ था कि उस रूम में ना मेरे भाई खाली 5-6 अस्थियां एक साथ मिल गई, पता ही नहीं चल रहा था कैसे हो गया। उसके बाद हम आपको मैप में बता दिए कि सिंधु सभ्यता के बगल में ये हमारा हड़प्पा था, यानी आप जब ये मैप में दिखेगा तो ये मेरा हड़प्पा था और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और इसका शेप त्रिभुजाकार था। ये आपके चार्ल्स मैसन हो गए जिनका नाम लुई जेम्स था, और ये इस तरीके का, ये इनका पेंटिंग है। और जब ये हड़प्पा सभ्यता को पहली बार देखते हैं 1826 ईस्वी में। और आपको बताइए कि इस तरीके के नगर में क्या होते थे मेरे भाई, जब इस फोटो को गौर से देखिएगा तो इस तरीके के रूम होते थे और ये नालियां होती थी, इस तरीके के सड़क होते थे, और ये प्रॉपर ऐसे घर हुआ करता था, ये ऐसे घर हुआ करता था। लोग तो बोलते हैं ना हर अच्छी फसल को कीड़ा खा जाता है, वही अंग्रेज सब रेलवे ट्रैक बिछा के इसको बहुत ज्यादा ध्वस्त कर दिया। जब खनन कार्य किया गया तो इसमें प्रॉपर ऐसे ऐसे फोटो मिले जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनको प्रॉपर एक ऐसे ऐसे मकान होते थे। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर मकान हुआ करता था, है ना। अभी एक टूरिस्ट पैलेस बन गया पाकिस्तान में, ये अभी वर्तमान रूप से आपको त्रिभुजाकार बता दिए, इस तरीके के शेप मिलते थे। और ये यहाँ पे देखो प्रॉपर ऐसे करके गड्ढा होता था, और ये सड़क थी जो आपको बताए थे ना, ये सड़क है 10 मीटर चौड़ी एक सड़क हुआ करती थी। और यहाँ पे देखो ये एक नाली होता था जो घरों से निकल के ऐसे नाली बहता था। उसके बाद ये अस्थियां मिलती थी मेरे भाई, ये प्रॉपर ऐसे दबे हुए थे, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए काम किया गया था। और ये हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे हैं जिसमें आप देखिए, आपको बताए थे कि उसमें एक विशाल स्नानागार था, यानी जब बात कीजिएगा तो उसमें आपको हम बताए थे कि विशाल स्नानागार था।
यानी जब उसको गौर से देखेगा तो हम आपको क्या बोले थे कि प्रॉपर उसमें एक विद्वान वर्ग भी लेते थे, उसमें एक विद्वान वर्ग रहते थे, इसमें प्रॉपर स्नानागार था जिसमें 15 लोग इजिली रह जा सकते थे। यहाँ मृतकों का एक टीला मिला था, यहाँ पे प्रॉपर व्यापार होता था। प्रॉपर क्या होता था मेरे भाई, व्यापार हुआ करते थे, है ना। और ये व्यापार जल मार्ग से भी होता था। ये मत सोचिएगा कि जल मार्ग पुर्तगाल ने ही सिखाया, हमें अपने सिविलाइजेशन से भी सीखने को मिल जाता था। प्रॉपर एक ऐसी सड़कें हुआ करती थी, विद्वान लोग रहते थे, श्रमिक और सब एक हंसती खिलखिलाती जिंदगी थी। और कैसे खत्म हो गई किसी को मालूम ही नहीं चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आगे देखिएगा, तो हम आपको प्रॉपर बता दिए और ये आपको भी पढ़ के दिखा दिए। तो अभी हम लोग देखे इस क्लास में, तो अभी हम लोग केवल और केवल इस टॉपिक को ही क्लियर किए हैं। यानी अगर आप फेयर करते हैं, अगर आप मेरे भाई फेयर करते होंगे, तो आपको हम बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। यानी अपना लोग को इतना चीज पढ़ना है ना, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। तो अभी अपना लोग क्या क्या पढ़ लिए वो आपको प्रॉपर बता देते हैं। अगर देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का परिचय, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खोज, प्रमुख स्थल में केवल और केवल हड़प्पा के बारे में पढ़े थे। अभी ये 3 टॉपिक पढ़ना बाकी है मेरे भाई। नगर योजना पढ़ लिए, महान स्नानागार नहीं पढ़े, अर्थव्यवस्था और व्यापार पढ़ना है, पतन के कारण उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन मैप ऑब्जेक्टिविज्म करना है। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं। कल अपना लोग क्या पढ़ेंगे वो आपको दिखा देते हैं। कल अपना लोग क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई भोजन प्रणाली और नगर निगम, और सबसे ज्यादा कल इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। यानी प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हम नगर नियोजन बता दिए, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ के एक एक क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी प्रॉपर समेटने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार हम अभी एनसीईआरटी लास्ट में फैक्ट्री। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और एक सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम तक आपको पूरा हिस्ट्री कवर करवा देंगे हम, ज्योग्राफी, और आपका एक एक भी दिक्कत नहीं होने देंगे। तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमुख स्थल के बारे में। सबको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत मेरे भाई।